देखिए, ये केवल हम लोगों को नहीं लग रहा, जैसे कि बजट को बोला जाता है आम बजट, क्योंकि ये आम जनता के लिए बजट रहता है। अभी आंकड़ों को इधर उधर करने से अच्छा है कि सबसे पहले हमें मेन हमारे जो दर्शक है या पूरे देश की जो जनता है वो चाहती है कि उसको क्या मिला, उसको इस बजट से क्या मिला, क्या राहत मिली। तो आप पूरे ओवरऑल देखेंगे कि आम जनता के लिए कोई राहत ही नहीं है इसके अंदर। जो हमारा एक गरीब तबका है उसको इस बजट से इतनी ज़्यादा निराशा हुई है, गरीब तबके को और किसान को, कि उस बजट में कुछ है ही नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी महंगाई सबसे बड़ा इशू है, जहां पे रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, आटे के पे इन्होंने जीएसटी लगा रखा है, आटा के दाम 40% तक बढ़ चुके हैं, एक साल में दूध के दाम 5 बार बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ओवरऑल जनता इतनी परेशान है, उस महंगाई से त्रस्त है। आपको पता है कि हम पूरे ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। साल ये लगातार यही बातें चल रही, लेकिन इससे पहले के बजट में भाजपा की सरकार क्या बोला करती थी, मोदी सरकार की, अभी कड़वा घूंट पी लीजिए, जब सही समय आएगा तो जनता को राहत प्रदान की जाएगी, क्योंकि अभी पैंडेमिक के हालात है। लेकिन कल ही आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा, खुद उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पैंडेमिक का इफेक्ट है वो ओवर हो चुका है। तो इस समय इस बार जनता को उम्मीद थी कि उन्हें राहत, सीधी राहत प्रदान की जाएगी, ताकि जो महिलाएं जिनका बजट बिगड़ा हुआ है, उज्ज्वला योजना की बात करी पर यह नहीं बताया कि कितने सारे सिलेंडर अब भरवाने लायक की स्थिति नहीं बची है लोगों की। तो और इसके अलावा मैं आगे, जैसे किसानों की समस्या की बात थी, तो किसानों को उम्मीद थी कि उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उन्हें कोई सीधी राहत मिलेगी, किसान का कोई नाम ही नहीं है। हमें लगा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.5 करोड़ लोग तो पहले ही हटा दिए गए। अच्छा। और इन्फ्लेशन को जोड़ के 25 से 30% उसकी वैल्यू वैसे ही खत्म हो गई है। तो लगा था कि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो निकल गए हैं या जो रह गए उनको शामिल किया जाएगा और इसको बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। वहां भी कोई दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। रोजगार के नाम पे भी कोई साफ तौर पे कोई नहीं है। 20 साल 30 साल इस सब के 3 साल 25 साल जैसे वादे हमेशा रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब वादे हैं, वादों से कोई चमत्कार तो होता नहीं है। दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आम जनता को राहत देने वाली हो। मनरेगा जैसी नितिन जी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए। हनुमान बेनीवाल साहब की प्रतिक्रिया आ रही है, उन्होंने भी अपने बजट पर प्रतिक्रिया दी है, क्या करें जरा देख ले, तो उसके बाद डिबेट करें। दिया आप 2-2.5 घंटे पढ़े हो, क्या 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 नहीं किया, उसी में उलझा के रख दिया। ये इसको पिछली बार भी जो बजट किया था वो भी अभी घोषणा हो कि क्रियान्विति इसके ऊपर नहीं हुई पिछले बजट की। तो 10 में कितने नंबर देंगे इस बजट को? 10 में से 2, सिर्फ 2? हाँ 2 दे देंगे। 2 तो 5 लाख 7 लाख के है ना। हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे। हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर नंबर दे रहे थे बजट को। 10 में से 2 नंबर दिया इन्होंने। जाहिर तौर पर विपक्षी जितने लीडर्स हैं सभी जो है इसको चुनावी खोखला और तमाम जो है इसको संज्ञा दे रहे हैं इस बजट को। अब ऐसे में एक पत्रकार के चश्मे से भी देखना जरूरी हो जाता है। ओम सैनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, डिबेट चर्चा लगातार जारी है। सैनी साहब, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, बतौर पत्रकार आप इस पूरे बजट को किस तरीके से देखते हैं, आप कितने नंबर देंगे ये भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बड़ी साफ हो जानी चाहिए कि बजट जिस तरीके से पेश किया जाता है वो तो अपनी पार्टी के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी पे या केंद्र सरकार पे ये आरोप लगे कि साहब ये तो चुनावी बजट है, तो बजट तो वैसा ही होगा जिससे लाभ होता हो सरकार को, तो निश्चित रूप से वो बात है। लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल बने हुए थे उन सवालों का समाधान इसमें स्पष्ट रूप से नहीं है। 2014 से सरकार कह रही है कि किसानों को हम लोग उनकी आय दुगना कर देंगे, लेकिन दुगना ना करने के बजाय ये किया है क्रेडिट पे लोन देने की बात करते हैं। तो लोन से तो वैसे आत्महत्या कर रहे हैं लोग भूखे मरने के साथ में। बिल्कुल सही। तो ऐसे में उस पर गौर करना चाहिए था, उस पर कुछ नहीं है। एमएसएमई में बहुत अच्छा किया है कि उनको जिस तरीके से राहत देके वो इंडस्ट्री आगे बढ़ने का रास्ता निकाला, उसमें जॉब मिलेंगे लोगों को, बहुत बेहतर है। पब्लिक सेक्टर के भी जितने ये जो टूरिज्म का इनका जो योजनाएं हैं सारी बेहतर है, इनमें कोई ऐतराज की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन इनके पेज फंसे हुए हैं कि जैसे आपने फैसले तो कर लिए लेकिन उनको लागू कैसे करेंगे, ये संरचना अभी समझ में नहीं आई, वो बाद में आएगी। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए जिस तरीके से लोगों को नौकरी देने के लिए
कौशल विकास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के अंदर नॉलेज का सिलसिला होना चाहिए। तो एक तरीके से नई शिक्षा नीति में उस पर जो तुषारापात था वो शायद इस बजट में देखने को मिलता कि वैसा नहीं होगा, लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं है उस तरीके का। तो ये कुछ बातें हैं, मध्यम वर्ग को ठीक कुछ राहत दी है, उच्च वर्ग को जो लाभ देना चाहिए वो दिया ही है, लेकिन छोटा आदमी है उसके पास में देखिए 7 लाख रुपए कौन कमाता है। हमारे यहाँ की 80% जनता जो है उसके पास में इतने आय नहीं है। ये तो कर्मचारियों का सिलसिला है, उनको अगर कुछ लाभ का सिलसिला हो सकता है कि इनकम टैक्स में छूट दी, तो मेरा ख्याल है कि हमारे वित्त मंत्री को ऐसी भाषा और ऐसी मरहम का इस्तेमाल करना चाहिए था जो सामान्य जन को महसूस होती हो। सामान्य जन को महसूस होने वाली बात कोई भी नहीं है। नहीं सर, मैंने एक चीज देखा है सैनी साहब की, जो सामान्य वर्ग है वो बस एक ही चीज देखता है टीवी पर, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, और मुझे लगता है इससे ज्यादा वो समझना नहीं चाहता। अब ऐसे में सस्ता जो था उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगता है कि उतनी चीजें सस्ती नहीं हुई जिसकी उम्मीदें जो है आम जनता कर रही थी। आप क्या कहते हैं? मैं आ रहा था आगे मैं यही बात कहने जा रहा था कि सबसे पहले महंगाई पे कैसे रोक लगे, कैसे लोगों को सस्ते तरीके से चीजें मिले, ये जानना चाहेंगे लोग। ये देखिए अब जैसे मोबाइल सस्ते हो गए, नौजवानों को बहुत अच्छा लगेगा कि मोबाइल सस्ते हो गए उससे ये फायदा होगा, टीवी सस्ते हो गए उससे फायदा होगा, लेकिन रोजगार का सिलसिला कैसे है? रोजगार किस तरीके से और कैसे हासिल होंगे? हम राजस्थान में ही देख रहे हैं ना किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। तो देश का सिलसिला भी है। मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री को इन सारी चीजों को अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था, समस्याओं को समझते हुए समझाना चाहिए था, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए वित्त मंत्री अपनी पूरी मेहनत के साथ में जो कुछ कर रही है वो काम किया ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा कहना आउटराइट के साथ ये चुनावी बजट है, तो बजट तो चुनावी होगा ही। तो ये तो हर बार सैनी साहब, ये तो हम लोग हर बार बतौर पत्रकार हम लोग हर बार ये चीजें देखते रहे, जितने भी बजट आते हैं, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के बजट हो, वो विपक्ष की रटी रटाई 4 लाइनें होती है वो बोलते हैं, और सत्ता पक्ष की रटी रटाई 4 लाइनें होती है वो बोलते हैं। अब ऐसे में विजय साहब मैं आपका रुख करूंगा। देखिए आपने कह दिया कि बड़ा आला दर्जे का आपका बजट आया, ठीक मान लिया बड़ा आला दर्जे का बजट है, लेकिन 2-3 चीजें हैं, मैं चाहूंगा उस पर आप स्पष्टीकरण दे दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा सर। महंगाई के मुद्दे पर क्या फोकस नजर आया आप लोगों के इस बजट में, जरा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आटे पर टैक्स, दाल पर टैक्स, इसको लेकर हमेशा विपक्ष आपको घेरता रहता है। पहली चीज ये सर। दूसरी चीज ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, रोजगार सृजन के लिए आप लोगों ने क्या इंप्लीमेंटेशन किए हैं आपने इस बजट में, यह भी समझने वाली बात होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोचा है, अगर सोचा है तो वो इस बजट में नजर क्यों नहीं आ रहा है, जरा वो भी बता दीजिए सर। देखो मैं आपको बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, तो पैसा जो दिया है वो 10 लाख करोड़ रुपए जो बढ़ा करके 33% बढ़ा करके किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है कि इस समय जो काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, और उसमें कोई कोताही नहीं हो रही है। ये भी नहीं, हाँ कुछ कारण हो सकता है यूक्रेन का और हमारा ये रूस का जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से थोड़ी सी शिथिलता आई थी, वो अब बिल्कुल अब खत्म हो गई, पेंडेमिक भी खत्म हो गई, और हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो गति थोड़ी सी कम हुई थी वो तो वापस बढ़ेगी। रही बात आपकी जो आप कह रहे हो कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का भी आपने कल इकोनॉमिक सर्वे देखा था, उसके अंदर घट करके उसकी रेटें काफी कम हुई है, 2% कम हुआ है, और आपका जो गरीबी की दर है वो भी 21% से घट करके 12% आई है। तो कुल मिलाकर के आज बात नहीं सर, मेरा मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आमतौर पर मेरी आदत नहीं इस तरीके से टोकने की, लेकिन मैं आपने जब सर्वे की बात कर दी सर, तो सर्वे की जब बात होती है, जब हंगर स्ट्राइक का सर्वे आता है कि जो है हंगर इंडेक्स जब आता है, तब कहा जाता है कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है वो हमसे आगे हैं हंगर इंडेक्स में और हम बड़े नीचे, तब उस सर्वे को आप खारिज कर देते हैं। लेकिन ये सर्वे जब आता है इस पर आप कह देते नहीं, बढ़िया है। आप मेरी बात सुनेंगे जी। मैं आपको बताऊं कि ये जो हंगर इंडेक्स है ये बनाता कौन है? हाँ पता है आपको? और आपको लगता है कि हमारी पोजीशन बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप मैं तो हमेशा से उसको खारिज करता हूं, अगर आप मानते हो, लेकिन बात यहां मेरे खारिज करने की नहीं है सर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिगर्स, क्योंकि अभी आपने सर कहा कि ये जो रोजगार सृजन की बात आपने की, रोजगार सृजन की जब मैंने आपसे सवाल पूछा सर कि रोजगार सृजन को लेकर क्या विचारधारा है आप लोगों की, रोजगार सृजन के लिए आपने क्या सोचा है, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेंगे, तब आपने इंडेक्स के बारे में बता दिया, तब आपने जो है सर्वे बता दिया सर। उसी में आ रहा हूं मैं जी। मैं आपको बताऊं, रोजगार सृजन के लिए जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है जी,
तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। आपके फार्मर्स के लिए जो है आज की तारीख में जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनके लिए फंडिंग की जा रही है, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो देखो, आप ये चाहो कि गवर्नमेंट का सर्जन हो जाए एम्प्लॉयमेंट का, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है कि क्या लिमिटेशन होती है। बट इनडायरेक्ट जो होता है, फैक्ट्री के थ्रू होता है या इंडस्ट्री के थ्रू होता है, एमएसएमई के थ्रू होता है, एमएसएमई को जो बेनिफिट दिया है उससे भी रोजगार बढ़ेगा। आज की तारीख में उनके जो पेंडेमिक टाइम में कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाए और उनकी जो अर्नेस्ट मनी पड़ी थी उसके 95% वापस दे रहे, 1% उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे कम किया है। तो ये सब चीजें रोजगार, इनसे एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली सब ये जो सब जितने भी सेक्टर्स हैं उस सब में रोजगार बढ़ेगा। आज अगर स्कूल बन रही है, आपके एम्स बन रहे हैं, आपके आईआईएम बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, तो इनमें टीचर भी लगेंगे, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा, सारी चीजें होगी। तो ये नहीं है कि मतलब कि रोजगार कोई अचानक तो बढ़ेगा नहीं, कोई सरकारी नौकरी बढ़ा देंगे। इसके लिए तो आपको एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है और उस एनवायरनमेंट के लिए आपके स्कूल्स बन रही है, आपके एम्स बन रहे हैं, आपके रोड्स बन रहे हैं। और जो गति शक्ति प्रोग्राम था जिसके अंदर 7 पॉइंट को लिया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो सारा एक्चुअली नहीं बड़ी चीज है ना सर कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो डायरेक्ट जो किसानों को लाभ मिलता है, जैसे कि आप लोग देते हैं सम्मान निधि, आप देते हैं 2,000 रुपए की किस्तें आती है, 6,000 रुपए आते हैं। इसको लेकर मैंने कई किसानों से बात की सर, इसको लेकर नहीं जी बिल्कुल जाहिर तौर पर आप दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैंने कई किसानों से जब बात की तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इसको हो सकता है बढ़ाया जाए, 6 से 8,000 किया जाए, लेकिन इस पर कुछ ऐलान नहीं हुआ। इसको लेकर मैं आपसे समझूंगा। लेकिन नितिन सारस्वत जी, आप लोग लगातार इस बजट को खोखला बता रहे, चुनावी बता रहे, या जो भी आप लोग उसको संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए बारीकियों की सर, तो आपने एक चीज देखा होगा किस तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, जिसको बीजेपी पुरजोर तरीके से दिखा रही है और पूरा मीडिया इसको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। कितनी बड़ी राहत नौकरी पेशा लोगों को दी गई, किसानों के लिए जो कर्ज उनको मिलता है उस पर छूट उनको दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। एमएसएमई सेक्टर में अगर 3 करोड़ रुपए तक का कोई कारोबार करता है, उसका टर्नओवर 3 करोड़ तक का है, एमएसएमई सेक्टर से लोन लेकर अगर कोई कारोबार करता है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यह काम आपको काम नजर नहीं दिखता क्या सर? नितिन जी देखिए मैं आपको एक एक करके सारी बातों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले तो इन बातों का कहीं कोई जवाब नहीं आया कि जो महंगाई की स्थिति थी, जो किसानों की स्थिति, इस पे कुछ भी हुआ है, कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की आपने रियायत की बात की, तो एक नई वैकल्पिक टैक्स स्कीम चलाई गई है जिसमें बचत करने पे, बीमा करने पे या कोई और होम लोन लेने पे कोई प्रोत्साहन नहीं है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आगे जाके ये अट्रैक्टिव होने वाली ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बचत का कोई है ही नहीं। सीधा 7 लाख का जो बचत होती थी या एटीसी के अंतर्गत जो बचत बढ़ानी थी, सीमा बढ़ानी थी, वो कोई बढ़ाई नहीं गई है। तो ये टैक्स का तो ये है। और एमएसएमई की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब कोरोना का टाइम आया था तब इन्होंने, आपको अच्छी तरह याद होगा कि 3 से 3.5 लाख करोड़ की इन्होंने बोला था कि क्रेडिट लाइन देंगे। और उस क्रेडिट लाइन का क्या हुआ कि 40% भी, इनकी खुद की रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, कि 40% भी ये पूरा नहीं कर पाए और 60 लाख एमएसएमई बंद हो गए, जिसका मेन कारण उनका जीएसटी, गलत जीएसटी और नोटबंदी भी था। लेकिन 60 लाख एमएसएमई उस समय बंद हो गए। तो ये है कि मैं कह रहा हूं ना कि वादों को करने से कोई चमत्कार थोड़ी होता। पहले तो इन्होंने मेन समस्याओं को एड्रेस ही नहीं किया, एड्रेस ही नहीं किया। मैं ये फिगर मैं आपको दिखा दूंगा, ये फिगर मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये गवर्नमेंट, ये मैं चाहूंगा विजय जी आप सही फिगर्स बता दें, पर मेरे को पूरी बात मेरे कर दीजिए। मैंने बताया ना कि इन्होंने 3 से 3.5 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन का जो फिगर ऐसे कोई पब्लिश तो एमएसएमई को इन्होंने जो ये दिया था कि क्रेडिट लाइन का, उसका 40% भी ये पूरा नहीं कर पाए और 60 लाख एमएसएमई बंद हो गए। ये मैं फिगर इनको कल लाके दे दूंगा। दूसरा दिया था, उसके बाद में बढ़ाना पड़ा था, वो सारा खत्म हो चुका था। आप कैसी बातें करते हो? आप पढ़ते ही नहीं हो। 2 लाख करोड़ का दिया था, उसके बाद फिर बढ़ाया। अगर नहीं पढ़ते होते तो कि ये लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, तो मैं वही तो बता रहा हूं। नहीं, वो क्रेडिट गारंटी सेकंड लगाई थी, फर्स्ट खत्म हो गई थी तो सेकंड आई थी। क्या बात करते हो? मेरा सवाल नहीं था। देखिए आफ्टर कोविड, नहीं एक मिनट, नितिन जी विजय जी, मैंने दोनों मेरी बात सुनिए। मेरा ये इससे बिल्कुल मेरा लेना देना नहीं था कि बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना क्या चीज हुई। मैं आज जो बजट आया है, बजट में जो योजनाएं हैं, बजट में जो ऐलान किए गए, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। आप उस पर बात करिए। मैं ये बोल रहा था आपसे नितिन जी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 करोड़ तक का, 3 करोड़ के टर्नओवर तक का जो फ्री कर दिया गया टैक्स स्लैब, उसके बारे में आपकी क्या राय है नितिन जी?
आपको नहीं लगता इससे बढ़ावा मिलेगा इस सेक्टर को? आपको नहीं लगता कि इससे जो लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे और एमएसएमई की तरफ जाएंगे, अपना अपना उद्योग लगाएंगे और देश का जो अर्थव्यवस्था वो डेवलप करेंगे, तेजी से भागेगी अर्थव्यवस्था? 44 एडी में वो 3 करोड़ तक का कर दिया, 2 करोड़ था। हाँ, वही मैं नितिन जी से वही पूछ रहा हूँ। 2 करोड़ था, उसको 3 एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। नितिन जी प्लीज, मुझे बोलने का थोड़ा मौका दिया जाए। नितिन जी अगर बीच में नितिन जी प्लीज, जब सर बोलते हैं तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता। नहीं कोई इशू नहीं। विजय जी मेरी रिक्वेस्ट, नितिन जी को बात पूरी कर लीजिए। यही कहना था कि मेरा यही कहना था कि इन्होंने ये घोषणा की है। मैंने खुद बोला कि उस समय 3 से 3.5 लाख करोड़ भी इन्होंने ही कहा था और वो क्रेडिट लाइन में इन्होंने दिया नहीं। उसमें एमएसएमई के सेक्टर की क्या हालत हुई, मैंने वही बात बोली। फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, राजकोषीय घाटा 6.4% जाने वाला है और बार बार ये फिगर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। मैं बोलना चाहता हूं कि 6.5% इकोनॉमिक ग्रोथ की कही और 6.7% नितिन जी, बात अगर फैक्ट्स की आती है, मेरे पास समय सीमित है, मैं ज्यादा समय दे नहीं सकता, मेरे पास समय सीमित है। लेकिन जब बात फैक्ट्स की आती है सर, तो 10वें से 5वें पर व्यवस्था आ गई, इससे आप जुटला नहीं सकते। ये भी एक अहम चीज है। ओम जी, मैं आपका एक छोटा सा रिएक्शन, संक्षेप में छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप संक्षेप में जवाब दें क्योंकि समय सीमित है। प्लीज, नितिन जी मैं आ रहा हूं, नहीं, मैं हो गया, मैंने जितना मौका देना था मैंने आपको दे दिया सर, समय सीमित है। सैनी साहब 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? देखिए, नंबर नहीं, देखिए तो सरकार का दायित्व है, सरकार ने अपने नहीं, बतौर पत्रकार आप कितने नंबर देंगे 10 में से, बता दीजिए, फिर मैं क्लोज करता हूं। देखिए, ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि मैं कितने नंबर दूं। मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी हैं, कुछ चीजें भूली हैं जिनको कि मैं कह रहा हूं कि सरकार उनको निश्चित रूप से सामने रखना चाहिए था। किसानों की वो बात चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आऊंगा नितिन जी आपसे, कई सारे सवाल मुझे लेने, विजय जी आपसे भी लेने, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।